इसका अर्थ जानते हैं कि सुविधा से वंचित बालक किसको माना जाए या किसको कहा जाए। तो सबसे पहला अर्थ ये स्वीकार किया गया है कि सुविधा से वंचित बालक वह है जिसे उसकी श्रेणी के अन्य बालकों के समान सुविधाएं नहीं मिलती है। बराबर वाले जो बालक होते हैं दूसरे परिवार वालों वाले बालक, उनके समान सुख सुविधाएं उनको प्राप्त नहीं होती है। ऐसे बालकों को हम सुविधा से वंचित बालक कहते हैं। इसके दूसरे अर्थ के संदर्भ में अगर जाएं तो ये कहा गया है कि ऐसा बालक जिसे घर तथा समाज में प्यार और सम्मान नहीं मिलता है वह बालक सुविधा से ग्रस्त माना जाए। ऐसा बालक जो न तो घर में उसको स्नेह मिलता है, सम्मान मिलता है, और न ही उसे समाज में किसी प्रकार की कोई इज्जत जो है की जाती है, इस प्रकार से वह बालक भी सुविधा से वंचित बालक कहलाता है। दूसरे शब्दों में ये भी कहा जा सकता है कि उसे वह सुविधाएं नहीं मिल रही है जो उसे मिलनी चाहिए। अगर विद्यार्थी उदाहरण आपके सामने इस प्रकार से प्रस्तुत किया जाए कि जिस बालक को घर तथा समाज में प्यार इज्जत नहीं मिलती वह सामाजिक दृष्टि से सुविधा से वंचित है, तो इस प्रकार से सुविधा से वंचित बालक जो है और सुविधा से ग्रस्त बालक वह माने जाते हैं। आगे बात करते हैं कि इसकी परिभाषा क्या होनी चाहिए। तो देखिए जॉन जोरिल मैक ने एक परिभाषा दी कि किसी बालक के सामाजिक दृष्टि से सुविधा वंचित होने से यह आशय है कि किसी प्रकार की सामाजिक जीवन में अन्य बालकों की तुलना में उसे कम सुविधाएं प्राप्त होती हैं। बराबर विद्यार्थी का आर्थिक स्तर परिवार का अच्छा है तो वह अच्छे विद्यालय में उसको पढ़ाते हैं, अच्छे वस्त्र उसको पहनने के लिए देते हैं, अच्छा भोजन उसको जो है मिलता है। इस प्रकार से बराबर में जिसके माता पिता जो है मजदूरी करते हैं, फैक्ट्री में कार्य करते हैं, अन्य कार्य करते हैं, किसान हैं, तो वह सुविधाएं अपने बालकों को नहीं दे पाते हैं, और इस प्रकार से हम ये स्वीकार किया जाता है कि ऐसे बालक जो है वह सुविधा से वंचित माने जाते हैं। इसके बाद में सुविधा से वंचित बालक जो है उनकी क्या प्रमुख विशेषताएं होनी चाहिए, उनके बारे में जो है मनोविज्ञान की पुस्तकों में काफ़ी लेख दिया है। तो सबसे पहले ये कहा गया है कि संज्ञानात्मक का तात्पर्य अनुभव और ज्ञानेंद्रियां के माध्यम से ज्ञान प्राप्त करने और चीज़ों को समझने की एक मानसिक प्रक्रिया को संज्ञानात्मक कहते हैं। अब वो उसमें क्या है कि कई बार ऐसा बालक जिसकी अधिगम क्षमता कम होती है वो ग्रहण नहीं कर पाता है। दूसरी बात, इसके माध्यम से हमारे मन में विचार पैदा होते हैं, जिस चीज़ के बारे में पूर्वानुमान भी लगा सकते हैं, और मनोविज्ञान में संज्ञान का ये काफ़ी महत्व होता है, जो अगर इस प्रकार से पिछड़े बालकों में इसकी कमी पाई जाती है, ये कहा जाता है। स्मृति को धारण करना, अच्छी भाषा का उपयोग करना, समस्याओं का हल निकालना, एक अच्छी सोच का उत्पन्न करना, ये सब संज्ञानात्मक श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। और ये बालक अन्य बालकों से इस प्रकार की योग्यताओं और कौशलों से बहुत दूर रहते हैं, इसलिए इन्हें कारण क्या है कि इनको सुविधाएं नहीं है। दूसरा कारण माना गया व्यक्तिगत भिन्नता। आप जानते हैं कि सभी समान बालक नहीं होते हैं। एक माता और पिता के भी जब संतान होती है तो वह भी पृथक पृथक होती है। रामायण श्री में कहा गया कि एक तात के विपुल कुमारा, भिन्न भिन्न आचार व्यवहारा। तो एक ही पिता की संतानों में जब मेल नहीं होता, यहाँ तक कि तो मनोवैज्ञानिकों ने भी ये सिद्ध कर दिया है कि जो जुड़वा बालक होते हैं वो भी उनकी भी व्यक्तिगत विशेषताएं अलग अलग पाई जाती हैं। व्यक्तिगत विशेषताओं से
भिन्नताओं से क्या मतलब है कि प्रत्येक व्यक्ति में जैविक, मानसिक, सांस्कृतिक, संवेगात्मक, ग्रहण करने संबंधी और अन्य विशेषताएं जो होती है वो पाई जाती है। इस प्रकार से दो व्यक्ति कभी भी समान नहीं हो सकते, इसलिए इनको ये व्यक्तिगत रूप से इसकी जो है भिन्नता मानी गई है। तीसरी है प्रेरणात्मक विशेषता। प्रेरणात्मक का तात्पर्य है कि बालक, हमने बचपन से काफ़ी सुना, कई हमारे जो मित्र थे वो भी ये कहते थे कि हमें कोई कहने वाला नहीं था, सुनने वाला नहीं था, कोई प्रेरणा देने वाला नहीं था, मोटिवेशन देने वाला नहीं था। तो विद्यार्थियों आज मैं बताता हूँ, प्रेरणा एक ऐसी ऊर्जा है जो अगर किसी के शरीर में संचारित कर दी जाए तो वह विद्युत की गति के समान दौड़ता है। ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है। तो अपने को क्या करना है कि ऐसे लोग, ऐसे जो बालक होते हैं उनमें प्रेरणात्मक विशेषताएं पाई जाती है। वो प्रेरणात्मक जो है स्रोत नहीं होते हैं। प्रेरणा दो प्रकार की होती है, एक तो सेल्फ मोटिवेशन होता है, एक होती है इंस्ट्रक्ट मोटिवेट। अध्यापक के द्वारा निर्देश दे के समय समय पर, परिवार में माता पिता के द्वारा निर्देश दे के समय समय पर अगर किसी कार्य के लिए प्रेरित किया जाए तो वह प्रेरणाएं भिन्न कहलाती हैं। इस प्रकार से वह बालक, उनके अंदर प्रेरणा शक्ति की कमी होती है, इसलिए वे दूसरे बालकों से भिन्न होते हैं और इस प्रकार ये कहा जा सकता है कि सुविधाओं से वंचित होते हैं। वातावरण संबंधी का तात्पर्य है कि कई बार घर में ऐसा वातावरण रहता है जो अध्ययन का नहीं है। कई बालकों को मैंने देखा है कि जो किसानी करते हैं, जिनके घर में माता पिता मजदूरी करते हैं, जो प्रतिदिन लाते हैं, प्रतिदिन भोजन करते हैं, अपने बालकों को पालन पोषण करते हैं, वह अध्ययन का वातावरण नहीं रहता। कारण माता पिता की अशिक्षा, वो बहुत ज़्यादा जो है अशिक्षित भी रहते हैं और इस प्रकार से अपने बालकों पर ध्यान नहीं दे पाते हैं। वो अध्ययन के लिए कभी नहीं टोकेंगे, वो कभी नहीं कहेंगे कि विद्यालय गया कि नहीं गया। और इसके बाद में फिर वो माता पिता आपस में झगड़ा करते हैं, नशे के आदी होते हैं, कई कारण होते हैं इससे। तो ये माना गया कि ऐसे बालक भी सुविधाओं से वंचित रह जाते हैं। आगे बात करते हैं तो सुविधा वंचित बालकों के कारण 3 प्रकार के मुख्य रूप से दिए गए हैं। सबसे पहला है पारिवारिक कारण। पारिवारिक कारण में ये माना गया कि जिसमें परिवार में बालकों को स्नेह नहीं मिलता है, जिसे पढ़ने लिखने का उचित वातावरण प्राप्त नहीं होता है, या विद्यार्थी यूँ कह सकते हैं कि जिज्ञासाओं का उत्तर परिवार में नहीं मिलता है। किसी प्रकार का कोई प्रश्न पूछते हैं तो प्रथम बात तो शिक्षित होने के कारण से बता ही नहीं पाते, और शिक्षित भी होते हैं तो वह उसे बालकों को प्रेरणा के रूप में उनको 2 शब्द नहीं कह पाते हैं। उनकी क्षमता नहीं होती है, क्योंकि शैक्षणिक क्षमता अर्जित उनको नहीं होती है। और भाई बहन परिवार में सदस्य पक्षाघात का पूर्ण व्यवहार, किसी को अधिक स्नेह, किसी को कम स्नेह। पुत्रियाँ हैं तो उसको कम स्नेह दिया जाएगा, पुत्र है तो उसको विशेष महत्व दिया जाएगा। आवश्यकताओं की पूर्ति उस बात पर निर्भर करती है कि कितनी कमाई है, कितना धन उनके पास उस समय है। कारण क्या है? शिक्षा के कारण से वो जनसंख्या नियंत्रण का प्रभाव और उसके दुष्परिणाम भी नहीं जानते हैं, और उस परिवार में 5-5, 6-6 बालक होते हैं। तो इस प्रकार से प्रत्येक बालक को सुविधाएं देने में असमर्थ होते हैं, ऐसा माना जाता है। दूसरा है व्यक्तिगत कारणों की कमी। व्यक्तिगत कारणों की कमी शारीरिक कमियों के अंतर्गत भी आती है, जैसे कि कम सुनना। कई बालक होते हैं जो सुन नहीं पाते। कक्षा जो एक कक्षा के बैच में 50 या 60 बालक बैठे हैं, पीछे तक शिक्षक की आवाज़ नहीं जा रही है, वाणी नहीं जा रही है, ध्वनि नहीं जा रही है, समझा नहीं पा रहा है। कक्षा में कई बार जो है इको साउंड होता है, समझ में नहीं आते हैं, शब्द कम सुनता है, इस वजह से उसकी ये समस्याएं आती है। दृष्टि की कमी, पीछे बैठा है और उसको जो है ब्लैक बोर्ड पर लिखा हुआ साफ नहीं नज़र आ रहा है, एंगल सही नहीं है बैठने का और उसको साफ नज़र नहीं आता है।
वो इस भय से किसी भी प्रकार से अध्यापक से भी नहीं कहता है। तो ये कमियां होती है। और फिर बीमारी के कारण, कोई लंबी बीमारी से ग्रसित होता है तो लंबी बीमारी से ग्रसित होने के कारण से वह उसका ध्यान, या यूँ कह सकते हैं कि उसकी नियमितता भंग होती है और वह प्रतिदिन विद्यालय नहीं आ सकता है। इसके बाद में जो है उसमें शारीरिक कमियों के अंतर्गत माना जाए तो हकलाना, तुतलाना। कई बालक होते हैं जो इस प्रकार की बीमारियों के शिकार होते हैं और वह बालकों के सामने जवाब देने से जो हिचकिचाते हैं और वह सही जवाब नहीं दे पाते हैं। उनको उत्तर आता है, इसके उपरांत भी वह जवाब नहीं दे पाते। कारण क्या है कि वह ये विचार करते हैं कि हमारी वाणी को सुनकर, हमारे उत्तर को सुनकर कहीं दूसरे जो बालक है कहीं किसी प्रकार से हमारी मजाक न उड़ाएं और इसलिए वह बोलते ही नहीं हैं। निर्णायक क्षमता की कमी हो जाती है। तो इस प्रकार से ये व्यक्तिगत कमियां होती है। तीसरा, सामाजिक कारण। सामाजिक कारण में मुख्यतः अगर विद्यार्थियों में माना जाए तो सामाजिक दृष्टि से पिछड़ा होना। कई परिवार ऐसे होते हैं जो अपनी समुदाय के कारण, जाति के कारण से अन्यों से बालकों से भिन्न होते हैं और उन्हें समाज में प्रमुख स्थान नहीं प्राप्त होता है और इसका प्रभाव बालकों के ऊपर पड़ता है, क्योंकि बालकों के साथ भी इसी प्रकार का व्यवहार किया जाता है। और इसी प्रकार से माता और पिता का शिक्षित न होना भी एक ही कारण है। आर्थिक स्थिति का जो है बहुत ही कमज़ोर होना, आपसी संबंधों का खराब होना, माता और पिता की झगड़ा होता है आए दिन, इस प्रकार की लड़ाई झगड़ा होता है। नशाखोरी होती है, यानी वे नशे के शिकार होते हैं। तो इस प्रकार से उनको समाज में भी किसी प्रकार का कोई सम्मान नहीं मिलता है उनकी इस प्रकार की स्थितियों को देखकर, और इसका प्रभाव बालक पर पड़ता है। इसलिए हमें ऐसे बालकों से भेदभाव नहीं करना चाहिए। हमें जो है उन बालकों को जो है ध्यान में रख कर, और अगर ऐसे बालक हों तो विद्यालय स्तर पर चिन्हित किया जाए, आसपास चिन्हित किया जाए, और जो है व्यक्तिगत रूप से अगर उनको कुछ मदद हो सके तो उनकी मदद भी करनी चाहिए। फिर से एक नए सिद्धांत के साथ में मिलेंगे। हैव ए नाइस डे।